नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 25 जुलाई 2021 को, उसके लिए हम लोग लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के 500 प्रश्नों की एक वीडियो श्रृंखला, जिसमें हम लोग इस वीडियो सीरीज़ का 6वां भाग जो है आज कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, साथ ही साथ उनके सही उत्तर के साथ उनकी जो सटीक व्याख्या है वो व्याख्या की गई है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ज़रूर ये रहेगा कि आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जाकर आप लोग यशु सर MP वाले जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेज दी जाएगी, डाल दी जाएगी, तो आप उसके माध्यम से हम लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों पहला जो हम लोगों को प्रश्न देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1891, दूसरा ऑप्शन है 1860, तीसरा ऑप्शन है 1915, जबकि चौथा ऑप्शन है 1919। अब समझने वाली बात तो दोस्तों ये, सबसे पहला तो मध्य प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया है 1 नवंबर 1956 को। ठीक, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद में, यानी कि 1947 और 1947 से लगाकर जब राज्य का गठन हुआ 1956, तब तक के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य को कुछ इस प्रकार से ऐसा ये नक्शा प्राप्त हुआ था। एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया जिसमें आप लोगों को देखने को मिलता था यहाँ पर स्टेट A पार्ट, उसके अलावा आप लोग देखते थे स्टेट B पार्ट यहाँ पर, और एक देखने को मिलता था हम लोगों को स्टेट C पार्ट, है ना। बाद में इसी को हम लोगों ने संयुक्त रूप से किस रूप में जाना था? तो मध्य प्रदेश के रूप में जाना था। और मध्य प्रदेश से पहले इसको किस रूप में जान रहे थे? तो हम लोग इसको दोस्तों जान रहे थे मध्य भारत के रूप में। तो उसी समय की यहाँ पर बात हो रही, मध्य प्रदेश आधार पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोगों से प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। इसको सामान्य तौर पर आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि मध्य भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1891, 1891। 1891 में दोस्तों स्टेट A पार्ट का एक नगर, जिसे हम लोग वर्तमान में नागपुर के नाम से जान रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है, यहाँ पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ 1891 में। ठीक है, पहले जो है मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था नागपुर, ये याद रखना है आप लोगों को। तो इस कंडीशन में जो आपको राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 1891 में मध्य प्रदेश में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में, प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे सस्ती दर, मतलब सबसे कम रेट पर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, बना नहीं है, बनना प्रस्तावित है। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, रीवा, दूसरा ऑप्शन है आगर, तीसरा है भोपाल, जबकि चौथा है रायसेन। तो दोस्तों प्रदेश का सबसे सस्ती दर में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए जो सोलर संयंत्र लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है आगर मालवा में। 550 मेगावाट का ये संयंत्र होने वाला है। इसमें ₹2.44 से लगाकर तो ₹2.45, है ना, प्रति यूनिट विद्युत जो है ये उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में सबसे कम दर पर जो बिजली उपलब्ध करा रहा है हमें सोलर संयंत्र के माध्यम से, तो वो रीवा मेगा अल्ट्रेशन प्लांट करा रहा है ना। सोलर संयंत्र ही है, लेकिन इसकी लागत कितनी हो रही है? ₹2.97 प्रति यूनिट। ठीक है, ₹2.97 प्रति यूनिट की दर से ये हम लोगों को वर्तमान में विद्युत उपलब्ध करा रहा है। लेकिन अब जैसे ही आगर मालवा में ये स्थापित किया जाएगा सोलर संयंत्र, तो प्रदेश का सबसे सस्ता या सबसे सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए जो संयंत्र जाना जाएगा वो आगर मालवा का जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों आगर मालवा। आगर मालवा में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर संयंत्र जो है वो स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की मेजबानी कर रहा है? दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो टोक्यो ओलंपिक, जिनकी हाल ही में शुरुआत हुई है, इसमें मध्य प्रदेश से कौन मेजबानी कर रहा है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है विवेक सागर, दूसरा है आशीष शर्मा, तीसरा है वीरेंद्र सिंह खालसा, जबकि चौथा है मयंक चावला। इसमें आप लोगों को सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो रहा है दोस्तों विवेक सागर। विवेक सागर एक हॉकी के खिलाड़ी हैं
और कहाँ के हैं ये, मध्य प्रदेश के तो हैं ही, मध्य प्रदेश में कहाँ के हैं, तो आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा इटारसी का नाम लिया था मैंने। इटारसी में हम लोगों ने देखा था प्रदेश का पहला प्लाईवुड कारखाना है, वहीं इटारसी से ये संबंध रखते हैं विवेक सागर। इटारसी भी कहाँ पर आता है, तो दोस्तों याद रखना नर्मदापुरम, या जिसे हम लोग होशंगाबाद के रूप में भी जानते हैं, यहाँ से ये संबंध रखते हैं। तो याद रखोगे टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश की मेजबानी जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम लोग जान रहे हैं दोस्तों विवेक सागर के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से, प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा जो है इसमें एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया। देखिए मध्य प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 230 धन 1। ये जो पद रखा है ये एंग्लो इंडियन का या आंग्ल भारतीय का रखा गया है। अब यही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी उसमें एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया था, किसे चुना गया था। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा है उसका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1956 से लगाकर तो 5 मार्च 1957, ठीक, 1 नवंबर 1956 से लगाकर तो दोस्तों 5 मार्च 1957 तक मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा अस्तित्व में रही। अब इसमें किसे मनोनीत किया गया था आंग्ल भारतीय के रूप में, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए वाला, ठीक है, मेजर पी बर्नार्ड फ्लेरियो। ये थे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले आंग्ल भारतीय सदस्य। आप लोगों को आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है, सीधा का सीधा प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला डिजिटल हाई कोर्ट है। आप लोगों से पूछा गया भारत का पहला ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसे डिजिटल रूप प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मद्रास हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या फिर दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश की भैया वीडियो सीरीज लगा रहे हैं, आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। दोस्तों वर्ष था 2017-18, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, वर्ष था 2017-18। वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को देश के पहले डिजिटल हाई कोर्ट के रूप में जो है पेश किया गया। अब डिजिटल से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो डिजिटली रूप प्रदान करने से कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई है, जैसे कि इसमें वकीलों को अनेक केस की तारीख, वकीलों के बहुत सारे केस रहते हैं, तो उनकी जो केस की तारीख है या जो उनका केस का करंट स्टेटस है वो उन्हें ऑनलाइन माध्यम से जो है उपलब्ध करा दिया जाता है। नहीं तो पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी, जा रहे हैं बाबू से पूछ रहे हैं, मुंशी से पूछ रहे हैं जाकर कि भैया क्या स्टेटस है, कब की तारीख आई है। तो मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक ऐसा डिजिटल हाई कोर्ट के रूप में जो है बनाया गया है कि वकीलों को जो भी केस की तारीख है, स्टेटस है, वो सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन है, बाणभट्ट, भवभूति, महाकवि कालिदास अथवा भर्तृहरि। इसका जो राइट आंसर हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है दोस्तों कालिदास। कालिदास की रचना है, महाकाव्य है, जिसे हम लोग रघुवंशम के रूप में जो है जान रहे हैं। रघुवंशम में दोस्तों भगवान दशरथ हुए, भगवान राम हुए और भगवान राम के जो पुत्र हुए हैं लवकुश, इनके चरित्र का वर्णन किया गया है। रघुवंशम में दशरथ जी हो रहे हैं, राम जी के पिताजी, स्वयं भगवान राम हो रहे हैं, और भगवान राम के जो पुत्र हैं लव और कुश, दोनों पुत्र, इन चारों का कुल मिलाकर जो है संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं, विशेष तौर पर इनके चरित्र का जो है वो वर्णन किया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है रघुवंशम किसकी रचना है, कालिदास की रचना, और किन किन का वर्णन किया है, तो भगवान राम हो रहे हैं, दशरथ हो रहे हैं और लवकुश, है ना। उसके अलावा भी कई सारे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से 4 लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ताप्ती का उद्गम कहाँ पर हम लोग जानते हैं, बैतूल जिला है। बैतूल जिले का मुल्ताई नामक स्थान ये हो रहा है दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। 724 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई हो रही है। बैतूल से निकल कर प्रवेश होता है इसका कहाँ पर, बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, और बुरहानपुर के बाद में इसका प्रवेश हो जाता है कहाँ पर, याद रखना, इसका प्रवेश हो जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद में कुछ दूरी तक प्रवाहित होती है, उसके बाद में चली जाती है नदी कहाँ पर, तो गुजरात में। और गुजरात में हमें पता है खंबात की खाड़ी है, अरब सागर में स्थित। खंबात की खाड़ी में जाकर ये अपना सारा का सारा जल जो है एस्चुरी बनाते हुए छोड़ देती है अरब सागर में। आ गई बात समझ में, ये बता दिया मैंने पूरा आप लोगों को नदी तंत्र। अब ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में प्रवाहित होती, क्या उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती, क्या छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती, क्या राजस्थान में प्रवाहित होती, कहीं नहीं होती भैया। प्रवाहित होती कहाँ पर, तो ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। गुजरात मिलता तो गुजरात भी बिल्कुल लगाते, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो हो रहा है
वो हो रहा है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में मध्य प्रदेश के अलावा इसका प्रवेश हो रहा है या फिर कह दें प्रवाह हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की बात अगर करी जाए तो मध्य प्रदेश कौन से भाग का या भूभाग का हिस्सा है? 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, दक्कन ट्रैप का, अंगारा लैंड का, विंध्यनशैल का या फिर गोंडवाना लैंड का। इसका राइट आंसर हो रहा है दोस्तों गोंडवाना लैंड समूह। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी थोड़ी दोस्तों बड़ा हो जाता है, ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, तो इसको हम लोग कभी बाद में समझेंगे। अभी केवल आप लोगों को याद रख लेना है कि मध्य प्रदेश कौन से भाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। और जहाँ तक कि मध्य प्रदेश की बात ना करें हम लोग, अगर पूरे भारत की भी बात करें तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हम लोगों को गोंडवाना लैंड का ही देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर ही तो जो है हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश भी किस भूभाग का हिस्सा हो रहा है? तो गोंडवाना लैंड का हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है हम लोगों से, राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं? तो देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, या फिर राजधानियों को जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, या फिर ग्रामीण सड़कों से जुड़े मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं, या फिर तीनों कोड सही हैं। दोस्तों सबसे पहला तो ये कि ग्रामीण सड़कों से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, स्टेट हाईवे जुड़े रहते हैं, यानी कि राजकीय मार्ग जुड़े रहते हैं। उसके अलावा राजधानियों को जोड़ने वाले मार्ग, तो जी हाँ दोस्तों, राजधानियों को जरूर जोड़ते हैं ये मार्ग, लेकिन क्या केवल राजधानियों को जोड़ते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्ग, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि देश के प्रमुख नगरों को, देश के जो बड़े बड़े नगर हैं उन नगरों को आपस में जोड़ने वाले मार्ग जो हैं, उन मार्गों को ही हम लोग किस रूप में जानते हैं? उसे ही हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। सटीक आंसर हो रहा है इसका ए वाला इसका आंसर सही हो रहा है कि देश के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्ग जो हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाने जाते हैं या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलगी तुर्रा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? दोस्तों याद रखना, पूछा गया है आप लोगों से प्रश्न, कलगी तुर्रा नाम का ये जो गायन है ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, कलगी तुर्रा ये जो गायन है ये मध्य प्रदेश में गाया जाता है और भगवान शिव की आराधना करते वक्त, रात्रि के समय गाया जाता है, भगवान शिव की आराधना करते समय। अब गाया कहाँ पर जाता है, प्रश्न ये पूछा गया है, तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप लोग दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र जो है, निमाड़ क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना के उद्देश्य से ये जो गायन है, ये जो लोक गायन है ये गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों निमाड़ क्षेत्र। अब निमाड़ किसको बोलते हैं? सबसे पहला तो ये, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, खंडवा हो गया दोस्तों, खंडवा के अलावा आप लोगों का खरगोन हो गया और आंशिक क्षेत्र हो गया दोस्तों बड़वानी का। इनको बोला जाता है संयुक्त रूप से निमाड़ क्षेत्र, ये याद रखना है आप लोगों को। अब कई लोग बोलेंगे बड़वानी नहीं है, तो भैया आंशिक क्षेत्र बड़वानी का भी बिल्कुल लगता है, निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखना, कलगी तुर्रा गायन भगवान शिव की आराधना में गाया जाता है और कहाँ पर गाया जाता है? तो निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? दोस्तों क्या पूछा गया आप लोगों से? आप लोगों से पूछा गया है नगर निगम का जो सदस्य है, नगर निगम का सदस्य जो बनाया जा रहा है उसके लिए न्यूनतम जो सीमा है, आयु सीमा जो है वो न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? दोस्तों 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? दोस्तों 18 वर्ष तो हो गई चुनाव में वोट डालने की आयु, 21 वर्ष हो रही है नगर निगम का सदस्य बनने के लिए आयु। बहुत सारी ऐसे तो शर्तें होती हैं, जैसे कि नगर निगम का सदस्य बनना है तो वह व्यक्ति जो सदस्य बनना चाह रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका नाम जो है वो वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहिए, वह भारत में किसी भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो आयु है वो न्यूनतम मतलब कम से कम 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? याद रखना अच्छे तरीके से, 21 वर्ष की आयु होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है नगर निगम का सदस्य यदि उसे बनना है तो। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है? 4 ऑप्शन देखने को मिला, ओमकारेश्वर उद्यान, डायनासोर उद्यान, सतपुड़ा उद्यान या फिर माधव उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश के दूसरे जीवाश्म उद्यान या दूसरे फॉसिल नेशनल पार्क की बात करी गई है। आप लोग आंसर सोचिए जब तक मैं आप लोगों को बता दूं। पहला जो जीवाश्म उद्यान है दोस्तों वो कहाँ पर बना या फिर कहाँ पर स्थापित हुआ? तो याद रखना डिंडोरी में। और उसे जाना किस नाम से? उसे जाना ही है दोस्तों हम लोगों ने फॉसिल या फिर
जीवाश्म उद्यान के नाम से। उसे किस नाम से जाना? तो फॉसिल अथवा जीवाश्म उद्यान के नाम से हम लोगों ने जाना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसे जाना जा रहा है। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान कौन सा है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ओमकारेश्वर, डायनासोर, सतपुड़ा या फिर माधव। सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर भी जीवाश्म मिले हैं दोस्तों, जीवों के अवशेष तो ही कहलाते हैं जीवाश्म, और यहाँ पर जीवाश्म किसके प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों को याद रखना डायनासोर के, ठीक है, डायनासोर के यहाँ पर जो है हम लोगों को जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। डायनासोर नेशनल पार्क इसको हम लोगों ने नाम दिया है। अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना कब करी गई? तो वर्ष 2010 में। याद रखना है अच्छे तरीके से आप लोगों को। बहुत सारे डायनासोर नेशनल पार्क से संबंधित पॉइंट हैं। अगर आप लोगों ने दोस्तों नेशनल पार्क अच्छे तरीके से आप लोगों के कवर नहीं है, तो लास्ट लॉकडाउन में मैंने नेशनल पार्क की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वीडियो सीरीज़ में आप लोगों को उपलब्ध कराई है। नेशनल पार्क जो है हमारे चैनल पर बिल्कुल उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारा चैनल मैं बोलता हूं यानी हमारा अपना चैनल है, आप लोगों का अपना चैनल है, तो आप लोग जाइए बिल्कुल वहां पर विजिट कीजिए और आप लोग वहां पर जो भी चीज़ जो भी टॉपिक उपलब्ध हैं, आप लोगों को समझने में, बोलने में, पढ़ने में परेशानी आ रही, याद करने में परेशानी आ रही है, बिल्कुल आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई ऐसी ज़रूरत हो आप लोगों की कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी ऐसे टॉपिक की जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे भेजा कीजिए। अगर मेरी लिस्ट में वीडियो, अपकमिंग वीडियोस की लिस्ट में अगर होगा वो टॉपिक, तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं उस वीडियो को डालूं। अब हर वीडियो तो डाला नहीं जा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अलग चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आई होती हैं। और अब तो फैमिली भी जो है हम लोगों की बढ़ रही है, लगभग 1170 के लगभग हमारे पास में जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन इतने पर ही हम लोगों को रुकना नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइबर हम लोगों को तेज़ी के साथ में बढ़ाना है, और उसके लिए सहयोग मेरा, हमारा करना होगा, हम सभी लोगों को, अपन लोगों को। तो आप लोगों को उस चीज़ में भी थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। बाकी जो मेहनत की जिम्मेदारी है वो मेरी है, वो मैं अपनी तरफ से पूरी करूँगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। दोस्तों मध्य प्रदेश के ऐसे जिले की बात कर रहे हैं जहां पर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा विलेजर पॉपुलेशन रहती है, या फिर कह दें सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है। जिले की बात कर रहे हैं, ऐसा जिला जहां पर प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण लोग रहते हैं। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी या फिर राजगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो रहा है सी वाला, डिंडोरी जिला। दोस्तों डिंडोरी जिले की 95.4% जो पॉपुलेशन है वो है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या। अब ये वाला डाटा हम लोगों को कहाँ से मिला है? तो याद रखना, ये वाले जो डेटा हम लोग लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वर्ष 2011 की जनगणना ये बताती हम लोगों को कि मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। इस विशेषता को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम की प्राप्ति हम लोगों को होती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताइए दोस्तों जहां से हम लोगों को एक खनिज प्राप्त हो रहा है। कौन सा? तो यूरेनियम प्राप्त हो रहा है। 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बैतूल है, शहडोल है, बालाघाट है या फिर झाबुआ है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला दोस्तों शहडोल है जहां से हम लोगों को यूरेनियम की प्राप्ति होती है। विशेषता को याद रखना है, दिमाग में बिल्कुल लिख लेना है, कहाँ से हो रही है प्राप्ति यूरेनियम की? तो शहडोल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर के किले में प्रवेश हेतु निम्न में से कौन सा दरवाज़ा नहीं है? दोस्तों ग्वालियर का किला, जिसे हम लोग फोर्ट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं ना, या फिर किलों का रत्न कहते हैं, ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया। बहुत सारी विशेषताएं हमारे पास में इसकी मौजूद हैं। अभी केवल आप लोग ये जानिए कि ग्वालियर का जो किला है दोस्तों, ग्वालियर के किले में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं। ग्वालियर के किले में प्रवेश करने के लिए 5 प्रमुख द्वार हैं। उन 5 प्रमुख द्वारों में से ऐसा कौन सा द्वार है जो नहीं है? आप लोगों को यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले तो कौन कौन से द्वार हैं, एक एक करके नाम बता देता हूँ। पहला जो द्वार है दोस्तों, इस द्वार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं हाथी फोड़ दरवाजा के नाम से। पहला हो गया हाथी फोड़ दरवाजा। दूसरा हो गया माता गुजरी दरवाजा। तीसरा हो गया आलमगीर दरवाजा।
है ना। अब जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको सबको ये दरवाजे बहुत अच्छे तरीके से याद हैं। चौथा हम लोगों को देखने को मिलता है आलमगीर दरवाज़ा देखने के बाद में जो चौथा हम लोगों को देखने को मिलता है वो होता है माता गुजरी दरवाज़ा। जबकि पांचवा हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर हिंडोला दरवाज़ा। ठीक, ये 5 दरवाजे हो गए कहाँ पर प्रवेश करने के लिए, तो ये हो गए हमारे ग्वालियर के किले में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार। अब कौन कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? हाथीफोड़ दरवाजा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भैया। माता गुजरी बिल्कुल मिल रहा है। हिंडोला दरवाजा बिल्कुल हमको देखने को मिल रहा है। कौन सा नहीं मिल रहा है देखने को? तो दिल्ली दरवाजा। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों दिल्ली दरवाजा। अब दिल्ली दरवाजा कहाँ पर है तो याद रखना मांडू के किले में, याद रखोगे। मांडू का जो किला है, मांडू के किले में स्थित है दिल्ली दरवाजा। कई बार पूछा भी गया है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा स्थित है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आप लोगों को जिले के अनुसार अगर देखने को मिल रहा है तो धार ऑप्शन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर नगर वगैरह के नाम से दे दिए तो आप लोगों को मांडू का नाम देखने को बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों को ये विशेषता भी ध्यान रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे कौन कौन से हैं, उसके अलावा मांडू के किले में कौन सा दरवाजा है। ये दरवाजे से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहला तो दोस्तों ये उज्जैन संभाग जो है ये 7 जिलों का समूह है। उज्जैन संभाग 7 जिलों का समूह है। अब कौन कौन से 7 जिले दोस्तों, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। जैसे पहला देखने को मिलता है हम लोगों को नीमच, दूसरा देखने को मिलता है हम लोगों को मंदसौर, तीसरा हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों रतलाम, चौथा हम लोगों को देखने को मिलता है स्वयं उज्जैन, उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है शाजापुर, उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है आगरमालवा, और उसके बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है देवास। कितने जिले हो गए? तो यहाँ पर हो गए 7 जिले। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और देवास। अब क्या बोल रहा है? आगरमालवा बिल्कुल है, देवास बिल्कुल है, नीमच बिल्कुल है, रतलाम ये भी बिल्कुल है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर तो कोई सा भी नहीं हो रहा है। प्रश्न में ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत डल गया। मैंने आप लोगों को लेकिन ये ज़रूर बता दिया कि 7 जिलों में कौन कौन से जो जिले हैं ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और देवास। ठीक, 7 जिलों का ये समूह हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अब्दुल्ला शाह चांगल का मकबरा कहां पर स्थित है। प्रश्न पूछा गया प्रदेश में अब्दुल्ला शाह चांगल जो है इनका मकबरा कहां पर स्थित है। धार में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर बुरहानपुर में। दोस्तों राइट आंसर हो रहा है धार। धार में स्थित है अब्दुल्ला शाह चांगल का मकबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। दोस्तों प्रथम वाली जो सीरीज है मध्य प्रदेश का प्रथम व्यक्तित्व अभी हाल ही में मैंने कराया है। अगर नहीं देखा तो वीडियो को बिल्कुल देखिए, अच्छी एनिमेशन स्लाइड के माध्यम से कराया। हर एक व्यक्ति का फोटो भी बताया आप लोगों को। फोटो के इमेज के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। प्रथम व्यक्तित्व, पीएससी की परीक्षा दे रहे हो चाहे कहीं की परीक्षा दे रहे हो, प्रथम व्यक्तित्व वाला वीडियो आप लोगों को देखना ही देखना है। आप लोगों को याद होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार की परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम व्यक्तित्व वीडियो आप लोग देखेंगे अभी जाकर, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में। अभी आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए तब तक। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता के रूप में कौन जाने जाते हैं? श्री राजेंद्र तिवारी, श्री एस अधिकारी, श्री एनबी लोहानी या फिर दोस्तों श्री पीवी दीक्षित। इसका राइट आंसर कौन सा हो रहा है दोस्तों? श्री एस अधिकारी राइट आंसर हो रहा है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन हो रहे हैं? तो श्री एस अधिकारी। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस गुफा समूह में भगवान विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा रखी हुई है। अब देखिए बार बार वही टॉपिक तो जो है हम लोग अधिकांश टॉपिक कर चुके हैं। जितने भी हम लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारी वीडियो सीरीज में हो चुके हैं। पूछा क्या गया, भगवान विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा कहां पर रखी हुई है। भीमबेटका गुफा समूह में, उदयगिरी गुफा समूह में, लोखंडा गुफा समूह में या फिर धमनार गुफा समूह में। दोस्तों राइट आंसर हो रहा है इसका उदयगिरी गुफा समूह में। मैंने आप लोगों को बताया हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित गुफा समूह है। ठीक है, कहां पर है तो हम लोग जानते हैं विदिशा जिले में ये जो गुफा समूह है ये स्थित है। अब इसमें हम लोग जानते हैं दोस्तों गुफा नंबर 5, गुफा नंबर 5 में विष्णु जी का बराह अवतार की प्रतिमा रखी हुई है।
बराह अवतार मतलब सुअर या फिर कह दें शूकर वाला जो स्वरूप है विष्णु जी ने ये लिया था और इस अवतार की प्रतिमा जो है वहां पर स्थापित है, वहां पर रखी है। तो आप लोगों को गुफा वाला वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। हर एक गुफा की हम लोगों ने विस्तृत पूर्वक व्याख्या करी है, बिल्कुल आप लोगों को देखना चाहिए। राइट आंसर हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस गुफा में समूह में भगवान विष्णु के बरावतार की प्रतिमा रखी हुई? तो उदयगिरी गुफा समूह में। गुफा नंबर भी बता दिया, गुफा नंबर भी याद रखना है, गुफा नंबर 5 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मशहूर फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल संबंधित हैं। दोस्तों अर्जुन रामपाल की बात हो रही है यहाँ पर, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं ये अभिनेता। चारों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश के जिले हैं सागर, छिंदवाड़ा, जबलपुर या फिर कटनी। राइट आंसर हो रहा है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर जिले में फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा है आप लोगों को ये देखकर बताना है। आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसकी स्थापना करी गई है 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना करी गई है और इसे ही हम लोग जो है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। घुघुआ एक यहाँ पर प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, उसको हम लोग घुघुआ के नाम से जान रहे हैं और उसी के नाम से फिर राष्ट्रीय उद्यान को भी जान जाते हैं हम लोग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंचन घाट जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कंचन घाट दोस्तों नदी का तट जो रहता है, इस प्रकार से बहती हुई नदी है, बहती हुई नदी का जो तट रहता है, तट को ही हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो घाट को जानते हैं। ठीक है, तट को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो याद रखना है घाट के रूप में हम लोग तट को जानते हैं। अब यहाँ पर कौन से घाट की या कौन से तट की बात करी है? तो कंचन घाट की बात करी हम लोगों ने। अब मैं आप लोगों को एक ऑप्शन और दे देता हूं, कंचन घाट है कहां पर दोस्तों? तो ये है ओरछा में। अब तो बिल्कुल आंसर बता ही दोगे, कंचन घाट कहां पर है? ओरछा में। और ओरछा किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों बेतवा नदी के तट पर है ओरछा। कहां पर आता है ओरछा? तो निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, यहाँ पर ओरछा आता है और यहीं पर स्थित है कंचन घाट, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देवास जिला जाना जाता है। देवास जो जिला है, देवास डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोगों ने देखा उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो आता है, ये किस लिए जाना जाता है? क्या सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए जाना जाता है या फिर चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है या फिर रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए जाना जाता है या फिर ग्रे आयरन फाउंड्री के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये तो स्थित है कहाँ पर? होशंगाबाद में। हम लोगों को पता है ये स्थित है कहाँ पर? होशंगाबाद में। रेलवे कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये स्थित है भोपाल में। अगर हम लोग बात करें दोस्तों ग्रे आयरन फाउंड्री ये कहाँ पर है? तो हम लोग जानते हैं जबलपुर में। अब बचा कौन? तो चमड़ा उद्योग। दोस्तों बिल्कुल चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है देवास जिला, आप लोगों को याद रखना। प्रदेश का पहला लेदर कॉम्प्लेक्स भी कहाँ पर? तो देवास डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। देवास जिला जो है क्यों फेमस है, काहे के लिए जाना जाता है? तो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, प्रख्यात है, विख्यात है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम उद्योग संवर्धन नीति लागू की गई। मध्य प्रदेश की पहली की बात कर रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली उद्योग संवर्धन नीति की यहाँ पर बात हो रही है कि ये कब लागू की गई? वर्ष 2004 में, 1964 में, 1996 में या फिर 2000 में? राइट आंसर हो रहा है दोस्तों 2004। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली उद्योग संवर्धन नीति जो है 2004 में लागू की गई। अगर बात करें वर्तमान में कौन सी प्रभावी है, कौन सी अप्लाई है अभी, तो याद रखना 2014 वाली। 2014 वाली उद्योग संवर्धन नीति हमारे यहाँ पर अभी अप्लाई है, वही हमारे यहाँ पर जो है चल रही है या फिर कह दें प्रभावित है अच्छे तरीके से, है ना। पहली हो रही 2004, वर्तमान में प्रभावी है 2014 वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस महल का निर्माण ग्वालियर शासक जीवाजी राव द्वारा करवाया गया? गुजरी महल का, मदन महल का, उषा किरण महल का या फिर कौशक महल का? राइट आंसर हो रहा है दोस्तों उषा किरण महल। उषा किरण महल का निर्माण जो है ग्वालियर के शासक राजा जीवाजी राव के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, शिखर वार्ता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? शिखर वार्ता नाम की एक पत्रिका है, एक मैगजीन है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रकाशित होती है? जबलपुर से, भोपाल से, रतलाम से या फिर विदिशा से? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर हो रहा है आप लोगों का भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वो भोपाल जिले से ही होती हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है आप लोगों को तो आप लोगों को बिल्कुल आंख बंद करके एक तुक्का लगा देना है, भोपाल का। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि आप लोगों का भोपाल आंसर जो है वो
सही हो जाए, है ना, क्योंकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती हैं, तो भोपाल जिले से ही होती हैं। शिखर वार्ता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, तो याद रखना है भोपाल से इसका प्रकाशन भी होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए जो है हर वीडियो सीरीज़ में एक ना एक जो है यूनिवर्सिटी हम लोग कवर कर ही रहे हैं। आप लोगों से अभी पूछा है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, खंडवा में, सागर में, उज्जैन में या फिर कटनी में। राइट आंसर और हो रहा है दोस्तों आप लोगों का कटनी जिला। कटनी जिला में स्थित है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। महर्षि नाम से वैसे आप लोगों को 2 यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, एक तो महर्षि महेश योगी और एक देखने को मिलेगी महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। अब हम लोग जानते हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, हमें पता है अच्छे तरीके से कहाँ पर स्थित है संस्कृत विश्वविद्यालय, उज्जैन में। ठीक है, याद रखना है। महर्षि नाम से 2 बताए मैंने, एक महर्षि महेश योगी और एक महर्षि पाणिनि। महर्षि महेश योगी हो रहे हैं कटनी में, जबकि महर्षि पाणिनि हो रहे हैं हमारे उज्जैन जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मतलब साउथ ईस्ट क्षेत्र की बात हो रही दोस्तों, इस क्षेत्र की। ठीक है, मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट क्षेत्र की बात हो रही, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है, काली मृदा का, लाल पीली मृदा का, जलोढ़ मृदा का या फिर लेटेराइट मृदा का। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस नक्शे में ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। मृदा वाला टॉपिक आप लोगों को एक मैं अलग से करा चुका हूँ, वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसमें। अगर मध्य प्रदेश का इस प्रकार से रफ डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पर देखें दोस्तों, ये ऊपर वाला जो हिस्सा देखने को मिलता है, यहाँ से बात करें ऐसी, है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग रूप से हाईलाइट कर देता हूँ। इस क्षेत्र की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा। अगर यहाँ की बात करें इस क्षेत्र में, ये अलग रूप में कर दिया, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है मिश्रित मृदा यानी मिक्स्ड सॉइल। उसके अलावा इस क्षेत्र में बालाघाट छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र है, आंशिक क्षेत्र, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है लेटेराइट मृदा। ठीक है, जो छोटा सा क्षेत्र बनाया मैंने। उसके अलावा यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये काली मृदा के रूप में। अब काली मृदा को भी प्रादेशिक आधार पर कई भागों में बांटा है। अब बचा कौन सा क्षेत्र दोस्तों, ये वाला दक्षिण पूर्वी क्षेत्र वाला बचा है। तो इस क्षेत्र में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों हमारे यहाँ पर लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पर लाल पीली मृदा जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो हर मिट्टी का बता दिया है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक केले यानी कि बनाना का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कहाँ पर किया जाता है, या बनाना प्रोडक्शन के लिए कौन जाना जाता है, कौन फेमस है, मुरैना, बुरहानपुर, अलीराजपुर या फिर छिंदवाड़ा। तो दोस्तों मुरैना तो काई के लिए फेमस हो जाता है, हमें पता है, सरसों के लिए फेमस हो जाता है। बात करें तो बुरहानपुर काई के लिए फेमस हो जाता है, गांजे के लिए हो जाता है, गांजे के साथ साथ केले के उत्पादन के लिए भी होता है दोस्तों। राइट आंसर हो गया इसका ये। अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर में दोस्तों आम होता है, आम की नूरजहां किस्म मैंने आप लोगों को बताया है। छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में हम लोगों को अच्छी खासी मात्रा में जो है अदरक देखने को मिल जाता है, अदरक के साथ साथ मक्का देखने को मिल जाता है। सबके फेमस होने का कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। बुरहानपुर हो रहा है इसका राइट आंसर। केले मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, तो याद रखोगे बुरहानपुर में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऐसा अभ्यारण्य जहां गाय को संरक्षण, काऊ को जो है प्रोडक्शन दिया गया है, कामधेनु अभ्यारण्य, नीलधेनु अभ्यारण्य, संजय अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है कामधेनु अभ्यारण्य, कामधेनु गो अभ्यारण्य, जो कि आगर मालवा में आता है। और ये जो अभ्यारण्य हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं जबकि देश में, पूरे देश में सबसे पहले गाय को संरक्षण प्रदान किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही, पूरे देश में सबसे पहले गायों को संरक्षण कहां पर दिया गया, तो मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के कामधेनु गो अभ्यारण्य में। याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंदसौर के दशपुर में स्थित सूर्य मंदिर, मंदसौर में स्थित है दोस्तों, याद रखना। दशपुर एक पुरातात्विक स्थल है, यहाँ पर स्थित एक मंदिर जिसको हम लोग सन टेम्पल या सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका जो निर्माण है ये कौन से शासक के द्वारा करवाया गया है, ये पूछा गया है। कुमारगुप्त द्वितीय के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, नरसिंह गुप्त के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मंदसौर में ही एक अभिलेख है, मंदसौर में ही एक अभिलेख है। ये अभिलेख किसके रूप में जाना जाता है या फिर किसका अभिलेख है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये अभिलेख है दोस्तों कुमारगुप्त द्वितीय का।
और कुमारगुप्त द्वितीय ने अपने इस अभिलेख में ही वर्णन कराया है इस सूर्य मंदिर का, और वहां पर हमको साफ मेंशन देखने को मिलता है कि कुमारगुप्त द्वितीय जो हैं इन्होंने ही मंदसौर के दशपुर में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, कुमारगुप्त द्वितीय। हिस्ट्री में तो आप लोगों को इस प्रकार से याद करते हुए चलना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन किस नदी से संबंधित है। देखिए कुछ डिफरेंट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है। सबसे पहले तो ये बता दूं, शबरी कुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश में हर साल किया जाता है। कहां पर, तो अमरकंटक में किया जाता है। और ये अमरकंटक कहां पर है दोस्तों, तो हमें पता है ये आता है अनूपपुर जिले में। अब बता दीजिए अनूपपुर से कौन सी नदी निकलती है, क्या शिप्रा निकलती है, नहीं निकलती, क्या ताप्ती, नहीं, क्या चंबल, नहीं, अनूपपुर से तो निकलती है मां नर्मदा। तो नर्मदा नदी के तट पर शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है। राइट आंसर हो गया नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मुरैना जिले में देश का पहला शहीद मंदिर, दोस्तों देश के पहले शहीद मंदिर की बात कर रहे हैं हम लोग। मुरैना जिले में देश का पहला शहीद मंदिर निर्मित कराया गया। ये जो मंदिर है शहीद मंदिर, ये कौन से संबंधित है, कोई से भगवान से संबंधित है, किसी विशेष व्यक्तित्व से संबंधित है। तो सबसे पहला तो ये भगवान से संबंधित नहीं, विशेष व्यक्तित्व से संबंधित है। ऑप्शन देखने के मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर। ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, जबकि चौथा ऑप्शन हो रहा है आप लोगों का राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। मध्य प्रदेश के मंदिर मस्जिद का जो पहला पार्ट है उसमें ही हम लोगों ने इस मंदिर को कवर करा था। आप लोग अगर इससे संबंधित स्टोरी जानना चाह रहे हैं तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को बिल्कुल लिंक जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। चलिए अगला देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो रहा है हमारा यहाँ पर, भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार जो है भगोरिया। हम लोग जानते हैं भगोरिया जो त्योहार है ये किसका है, भीलों का है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार भगोरिया कितने दिनों तक आयोजित होता है, कितने दिनों का ये इनका त्योहार है, कहना ये चाह रहा है। तो 4 दिन, 8 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, ये ऑप्शन है इसके। 4 दिन का त्योहार है, 8 दिन का त्योहार है, 1 सप्ताह का त्योहार है, या फिर 15 दिन का त्योहार है। राइट आंसर हो रहा है दोस्तों 1 सप्ताह का त्योहार है। और इसकी शुरुआत भी कब होती, तो याद रखना दोस्तों प्रतिवर्ष होलिका दहन से 7 दिन पूर्व, है ना। होलिका दहन से, होलिका जो जलाई जाती है उससे 7 दिन पूर्व इसका आयोजन किया जाता है। कितने दिन के लिए किया जाता है, तो याद रखना है आप लोगों को 7 दिन के लिए ही ये किया जाता है। इस विशेषता को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोलकी मठ निम्न में से किस का दूसरा नाम है। कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे हम लोग गोलकी मठ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन है 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, राम राजा मंदिर, या फिर बिलैया जगदीश्वर मंदिर। राइट आंसर हो रहा है दोस्तों 64 योगिनी मंदिर जबलपुर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया बहुत सारी यहाँ पर वैदिक क्रियाएं होती हैं। मंदिर मस्जिद वाला जो पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल कवर कराया है। जबलपुर के अलावा ये मंदिर और कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बिल्कुल बताना है ना। कमेंट करके मुझे बताना है कि मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के अलावा और कौन से जिले में स्थित है। पूरे देश में देखा जाए तो 4 जगह हैं, है ना। उसमें से मध्य प्रदेश में एक जबलपुर जगह हो गई और एक और दूसरा जिला है। ये आप लोगों को बताना है दूसरा जिला कौन सा है। मैंने बता दिया अभी गोलकी मठ मंदिर 64 योगिनी मंदिर का ही दूसरा नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो हम लोग जानते हैं द्वितीय प्रश्न, पिछला ही प्रश्न जो है ये रिपीट हो गया है। पहला कौन है, तो पहला जो है फर्स्ट जो है खाद्यान्न प्रोडक्शन में पहला जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं यूपी को। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस स्थल को शामिल किया गया। पचमढ़ी को, खजुराहो को, पन्ना को, या भीमबेटका को। दोस्तों यूनेस्को की हो रही है विश्व धरोहर सूची की बात, है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात। तो आप लोगों को याद रखना है इस प्रकार से एक ट्रिक, कसाब, KASAB, KA से हो जाएगा दोस्तों आपका खजुराहो, आ गई बात समझ में। SA से हो जाएगा आप लोगों का सांची, ठीक। और B जो है, इस B से क्या हो जाएगा, भीमबेटका। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप लोग कि विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल करे गए। कौन कौन से, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। इस प्रकार से लिखना कसाब। इसको सबसे पहले करा 1986 में, इसको करा कब, 1989 में। 3 वर्षों के बाद कितने का अंतर आ रहा, 3। तो यहाँ पर लिख दोगे दोस्तों 3, यानी कि 2003।
सबसे अंत में 2003 में भीमबेटका को शामिल करा। तो पचमढ़ी यहां पर कट जा रहा है, पचमढ़ी को विश्व धरोहर सूची में नहीं शामिल करा, पचमढ़ी जो है दोस्तों इसको करा हम लोगों ने जैव आरक्षित सूची में शामिल। आ रही बात समझ में? यूनेस्को की जैव आरक्षित सूची एक अलग सूची है, एक अलग लिस्ट है, बायो रिजर्व लिस्ट बोलते हैं जिसे। उसमें कब करा पचमढ़ी को? 1999 में, सॉरी 1999 में तो जो है भारत सरकार ने करा है, जैव आरक्षित सूची में इसको शामिल करा था 2009 में। आ गई बात समझ में? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, जैव आरक्षित सूची अलग अलग तरीके से आप लोगों को अलग अलग रूप में याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों पचमढ़ी। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, सॉरी इसका राइट आंसर जो हो गया दोस्तों वो हो गया भीमबेटका, है ना, भीमबेटका को 2003 में शामिल करा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की उपनदी नहीं है? उपनदी यानी दोस्तों, उपनदी से क्या तात्पर्य है? उपनदी से मतलब है सहायक से। ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नहीं है? काली सिंध, बनास, शिप्रा या फिर वर्धा? दोस्तों काली सिंध सहायक है किसकी? चंबल नदी की। बनास सबसे लंबी सहायक है चंबल नदी की। शिप्रा सहायक है चंबल नदी की। वर्धा सहायक है किसकी? याद रखना है दोस्तों, पिछले वीडियो में ही बताया था किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो वेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। तो वर्धा किसकी सहायक हो गई? वेनगंगा की। राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका वर्धा नदी। वर्धा नदी नहीं है सहायक चंबल नदी की। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसे हम लोग जानते हैं राम रोटी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? सितंबर 2010 में, अक्टूबर 2010 में, नवंबर 2010 में या फिर दिसंबर 2010 में? राइट आंसर हो रहा है दोस्तों नवंबर 2010 में। अब नवंबर 2010 में दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी इस योजना की। कौन कौन से 4 प्रमुख जिले थे? एक था भोपाल, एक था हमारा इंदौर, एक देखने को मिलता हम लोगों को जबलपुर और एक देखने को मिल रहा है ग्वालियर। इन 4 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। अब योजना क्या चीज़ दोस्तों? तो इस योजना के माध्यम से ये जो 4 शहर हैं, इन 4 शहरों में रेन बसेरा आप लोग जानते होंगे, रेन बसेरा में रात गुजारने वाले जो मजदूर रहते हैं या जो गरीब वर्ग रहते हैं उनको मात्र 5 रुपए में दोस्तों, 5 रुपए में जो है पेट भर के भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और इसी योजना को हम लोगों ने जाना था राम रोटी योजना के नाम से या फिर माध्यम से। कब इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत याद रखना है आप लोगों को नवंबर 2010 इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश राज्य में समय निर्धारित निम्न कारक के कारक लिखा है दोस्तों, इसको कारक लिखेंगे, कौन से कारक के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में जो समय है डिसाइड ये कौन से कारक के द्वारा किया जाता है? भारतीय मानक समय रेखा के द्वारा। दोस्तों पता है ना मध्य प्रदेश से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती सिंगरौली जिले से, एकमात्र जिला है। तो क्या हम उस मानक समय रेखा से हमारा टाइम डिसाइड करते हैं या फिर उज्जैन की प्राचीन वेधशाला से या फिर जबलपुर रेलवे स्टेशन से या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो रहा है दोस्तों जबलपुर रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का जबलपुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां से मध्य प्रदेश का समय जो है वो डिसाइड किया जाता है। राइट आंसर हो गया जबलपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक कामकाजी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? ऐसे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी हो रही है भैया, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। कामकाजी भाषा कौन सी? हिंदी है। तो प्रशासनिक कामकाजों में भी भाषा कौन सी उपयोग में ली जाएगी? हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है, अर्जुन कुंड एवं भीम कुंड कौन सी नदी के तट पर स्थित हैं? काली सिंध, माही, नर्मदा या फिर धसान? राइट आंसर हो रहा है दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पर अर्जुन कुंड और भीम कुंड ये 2 कुंड स्थित हैं, याद रखना है अच्छे तरीके से आप लोगों को। अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश का कौन सा जिला भोपाल संभाग में नहीं आता? इसी प्रकार का भी हम लोगों ने एक प्रश्न और देखा था, है ना। अभी क्या पूछा गया, प्रदेश का कौन सा जिला जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो पहला तो बता दूं, भोपाल संभाग जो है ये 5 जिलों का समूह है। 5 जिलों का समूह है दोस्तों। कौन कौन से 5 जिले? एक तो स्वयं हो जाएगा भोपाल, एक देखने को मिलता है हम लोगों को राजगढ़, एक देखने को मिलता है हम लोगों को रायसेन, एक देखने को मिलता है दोस्तों हम लोगों को सीहोर और एक देखने को मिलता है विदिशा। ये हो गए 5 जिले। कौन कौन से? भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ये 5 जिले हो गए। अब इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? क्या विदिशा बिल्कुल आता है, रायसेन बिल्कुल आता है, भोपाल बिल्कुल आता है, नहीं आता तो कौन नहीं आता? हरदा। हरदा किसके अंतर्गत आता है? हरदा आता है दोस्तों नर्मदापुरम अथवा होशंगाबाद के अंतर्गत। कौन कौन से? 3 जिले आते हैं, हरदा आता है, होशंगाबाद आता है और बैतूल आता है। आप लोगों को ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों सबसे पहला तो ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के ऐसे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम लोग बात करें देश के ऐसे कितने राज्य, तो 8 राज्य हैं।
8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर इस कर्क रेखा की लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा है। याद रखना, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। 8 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। 14 जिलों के नाम होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। क्या भोपाल से गुजरती? बिल्कुल गुजरती है। आगर मालवा से बिल्कुल गुजरती है। क्या छिंदवाड़ा से गुजरती है? तो दोस्तों छिंदवाड़ा से बिल्कुल नहीं गुजरती। क्या शहडोल से गुजरती? बिल्कुल गुजरती। राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले से बिल्कुल नहीं गुजरती है कर्क रेखा या फिर कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगला प्रश्न है हमारा पुनर्गठन से पूर्व। पुनर्गठन से पूर्व मतलब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों? सबसे पहले तो ये जानो 1 नवंबर 2000। अब इस पुनर्गठन से पहले की बात कर रहे हैं। पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश कितने जिलों का समूह था? 43 जिलों का, 45 जिलों का, 51 जिलों का या फिर 61 जिलों का? तो याद रखना दोस्तों 1 नवंबर 1956 जब हमारा राज्य का गठन हुआ था उस वक्त थे हमारे पास में 43 जिले। आ गई बात समझ में? 1 नवंबर 2000 तक हम लोगों ने जिले बढ़ा कर 1 नवंबर 1956 से हम लोगों ने जिलों में वृद्धि करना शुरू करी और 1 नवंबर 2000 से पहले मतलब 31 अक्टूबर 2000 तक बोल सकते हैं हमारे पास में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? कुल मिलाकर 61। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61। पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो रही थी 61। इसके बाद में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो हम लोगों ने 16 जिले जो थे वो 16 जिले किसको दे दिए दोस्तों? 16 जिले दे दिए हम लोगों ने देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ को। देश का 26वां राज्य था, याद रखना छत्तीसगढ़। इसको हम लोगों ने दे दिए 16 राज्य। अब बचे कितने हमारे पास? तो बाद में बच गए थे हमारे पास में 45। राइट आंसर क्या हो रहा? मध्य प्रदेश कितने जिलों का समूह था? तो 61 जिलों का समूह था। ये याद रखना है। प्रश्न में बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज किसी प्रकार से नहीं होना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की साझा होती है? मध्य प्रदेश राज्य जो है इससे सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य की लगती? क्या यूपी की लगती, क्या राजस्थान की लगती, या महाराष्ट्र की, या छत्तीसगढ़ की? राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? राजस्थान की लगती। सबसे ज्यादा सीमा कौन लगा रहा है हमसे? तो राजस्थान लगा रहा है। सबसे ज्यादा जिले कौन लगा रहा है? तो उत्तर प्रदेश लगा रहा है। ये याद रखना, ये अंतर है। उत्तर प्रदेश के जिले सर्वाधिक लगेंगे, सीमा बॉर्डर किसकी सबसे ज्यादा लगेगी? तो राजस्थान की लगेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के कौन से जिले बागियों का गढ़ के रूप में जाने जाते हैं? बागियों का गढ़ के रूप में कौन से 2 जिले जाने जा रहे हैं? श्योपुर भिंड, भिंड ग्वालियर, मुरैना दतिया या फिर भिंड मुरैना? राइट आंसर हो रहा है दोस्तों भिंड मुरैना। भिंड मुरैना को संयुक्त रूप से कहा जाता है बागियों का गढ़। दोनों ही जिले आते हैं दोस्तों चंबल संभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा मेले जो है उज्जैन में लगते हैं। कितने? 227 मेले। अगर बात करें सबसे कम मेले किसके पास में? तो होशंगाबाद में सबसे कम मेले। आ गई बात। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? सबसे कम। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग? सबसे ज्यादा। सर्वाधिक मेले 227 मेले कहाँ पर लगाए जाते हैं? उज्जैन में लगाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका उज्जैन। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से स्लेट की प्राप्ति होती है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर स्लेट उत्पादन होता है या उत्खनन होता है, इस जिले को हम लोग जानते हैं दोस्तों मंदसौर के रूप में। मंदसौर में सबसे ज्यादा मात्रा में स्लेट निकाली जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है भू आवेष्टित नहीं है? निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भू आवेष्टित नहीं है? इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन दोस्तों जरूर ये रहेगा, वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक सुन रहे हैं, मतलब आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। निवेदन दोस्तों यही रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइक का बटन दबाना है और चैनल को शेयर कर देना है। जितने भी आवश्यक लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया जाए ताकि मेरा भी जो निर्धारित लक्ष्य है वो पूरा हो सके। आप लोगों को करना यही है, एक तो चैनल को लाइक करना है, दूसरा जो हमारी वीडियोस हैं इनको शेयर करना है। आप लोग बहुत सारे बच्चे खैर कर भी रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर आप लोग जो है स्टेटस के माध्यम से वीडियोस शेयर कर रहे हैं। आप सभी लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग जो लोग कर रहे हैं उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न की ओर। पूछा गया है निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भू आवेष्टित नहीं है? दोस्तों पूरे देश में बात करें तो पूरे देश में 5 भू आवेष्टित राज्य हैं। 5 भू आवेष्टित राज्य हैं। 5 भू आवेष्टित राज्य में कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला ध्यान रखना है, एक तो होता है हमारा मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ा है एरिया वाइज भू आवेष्टित राज्य। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हरियाणा, चौथा है झारखंड और 5वां है तेलंगाना। ठीक है, अब भू आवेष्टित राज्य हम लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसा राज्य
जिसकी सीमा ना तो समुद्र के साथ में लगे, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे, यानी ना तो किसी देश के साथ में लगनी चाहिए, ना तो किसी सागर या समुद्र के साथ में लगनी चाहिए। ऐसे राज्य को हम लोग कहते हैं भू आविष्टित राज्य। तो 5 भू आविष्टित राज्य हैं। प्रश्न क्या पूछा, निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भू आविष्टित नहीं है? तेलंगाना बिल्कुल सर ने बताया है, झारखंड सर ने बताया, हरियाणा सर ने बताया, बिहार। दोस्तों बिहार की सीमा लगती है क्या समुद्र के साथ में लगती? नहीं, समुद्र के साथ में नहीं लगती है, लेकिन किसके साथ में लगती है? हम लोगों को देखने को मिलता है नेपाल के साथ में बिल्कुल बिहार जो है वो सीमा लगाता है। नेपाल के साथ में कौन कौन लगाता है सीमा दोस्तों? बंगाल लगाता है, बंगाल के अलावा बिहार लगाता है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश लगाता है, उसके अलावा उत्तराखंड लगाता है, उसके अलावा सिक्किम लगाता है। अब देखिए इसमें नाम आ गया ना बिहार का, तो क्या बिहार हो रहा है भू आविष्टित राज्य? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो रहा है। राइट आंसर हो गया इसका बिहार। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।